नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर 6 महीने के लिए ये टल सकता है। चुनाव कोविड को लेकर ये शासन इस पर विचार कर रहा है, मंथन कर रहा है और चुनाव टालने पर अब विचार किया जा रहा है। तो जिस तरह से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर पंचायत चुनाव को टालने को लेकर मंथन हो रहा है और कहा जा रहा है कि 6 महीने के लिए टल सकता है चुनाव। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, क्या खबर मिल रही है? क्या अब जो पंचायत चुनाव होने थे उसकी तारीखों को टाल दिया जा सकता है? क्या ये 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जा सकता है? देखिए नीलू, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि 15 दिसंबर ये वो तारीख है जिस पर जो मौजूदा जो ग्राम प्रधान समेत तमाम जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 15 दिसंबर को। यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसके लिए जो तैयारियां अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा अक्टूबर में चुनाव कराए जाएं, इसको लेकर के फिलहाल कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। सितंबर का महीना सरकार के पास सिर्फ बचा हुआ है और काम बहुत ज्यादा बाकी है। लखनऊ समेत तमाम जो प्रदेश के 45 ऐसे जिले हैं जहां पे परिसीमन का काम पूरा नहीं हो पाया है। यानी कि जो वोटर लिस्ट नई बननी है, यानी कि कितने जिले ऐसे हैं, कितने पंचायत ऐसे हैं जो अलग अलग जाके लोगों में टूट चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो ये जो परिसीमन का काम होता है ये इस बीच में होता है, लेकिन सितंबर का महीना अभी आने वाले एक हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा। इस बीच ये काम शुरू भी नहीं हो पाया है। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में अगर पंचायत चुनाव कराने होंगे तो जो सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। पॉलिटिकल भी हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। और इस कोरोना काल में आप ये देखिए कि पिछले 3-4 महीने में हमने नोटिस किया है ये कि जो ग्राफ है कोरोना का वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। खुद लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो आज ही लखनऊ के जो सीएमओ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पहले जो आंकड़ा 300-400 का आ रहा था, अब वो आंकड़ा लखनऊ समेत तमाम जो आसपास के जिले हैं वहां पे 600-700 पहुंच गया है। तो कहीं से भी कोरोना के ग्राफ में घटोती नहीं हो रही है। हमेशा लगातार हमने देख रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ ही रहे हैं। तो इस बढ़ते हुए केसेस के बीच में पंचायत चुनाव करवाना एक नई मुसीबत को मोल लेने जैसा होगा। इसके अलावा जो चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी हैं उन्होंने भी अपने हाथ पैर छोड़ दिए हैं। उनका ये कहना है कि भाई इतने कम समय में ये जो पूरी की पूरा प्रोटोकॉल है, प्रक्रिया, उसको पूरा करवाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए जो लगातार बैठे ये खड़ा होता है क्योंकि जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। जिस तरह से आपने भी बताया कि दिसंबर के महीने में कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में अगर चुनाव वक्त पर नहीं होता है, नया चुनाव नहीं होता है, नए सदस्यों के अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं, तो फिर किस तरह से इसको आगे किया जाएगा? क्या जो इस वक्त जो पंचायत अध्यक्ष हैं या पंचायत के सदस्य हैं, क्या उनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा या फिर करवाना मैंडेटरी हो जाएगा कि हाँ बहुत सारी चीजों को नियम कानूनों का पालन करते हुए चुनाव करवाया जाए? तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है क्या? देखिए नीलू, अगर आम कोई समस्या होती या कोई और पॉलिटिकल क्राइसिस होता तो बात समझ में आती कि जहां पर विपक्षी पार्टियां हमला बोलती या विपक्ष के लोग भी ये कहते कि भाई सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती है। लेकिन कोविड जैसी महामारी को देखते हुए फिलहाल पंचायत चुनाव का रिस्क लेना, कम से कम जो जिला प्रशासन है या शासन स्तर पर जो है वो अधिकारी रिस्क लेने से बच रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि इस कोविड के महामारी के बीच में अगर चुनाव करवाए जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने जैसी स्थिति बन जाएगी। और ऐसे में जो विपक्षी पार्टी, हालांकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई अभी तक, लेकिन शासन स्तर पर जरूर बातचीत चल रही कि जो वर्तमान पंचायत के जो ग्राम प्रधान है या फिर जो बाकी प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करके ये जरूर तय किया जा रहा है कि फिलहाल 6 महीने के लिए, यानी कि दिसंबर के बाद अगर देखा जाए तो अप्रैल मई का महीना ये देखा जा रहा है कि फिलहाल इस 6 महीने में जो ग्राफ है कोरोना का वो कहां तक जाता है, क्या केसेस घटते हैं, क्या जो महामारी है उसकी स्थिति किस तरीके की होती है, क्या स्थिति में हम आ पाते हैं कि केसेस घट रहे हैं और अब हम ये जो चुनाव कराए जा सकते हैं। तो ये जो 6 महीने होंगे वो बेहद संवेदनशील होंगे। फिलहाल इस 3 महीने में, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है सरकार के आंकड़ों के हिसाब से या सरकार के पूरे के पूरे फीडबैक के हिसाब से, जहां पे चुनाव करवाए जा सके। और इसलिए चुनाव आयोग के साथ जो बिल्कुल अनामिका, तो कोविड को लेकर अब ये संशय की स्थिति है कि पंचायत चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो किस तरह से होंगे, नहीं होंगे तो जो वर्तमान सदस्य हैं या जो पंचायत मुखिया हैं उनका क्या कार्यकाल एक्सटेंड किया जाएगा? तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कानपुर की करते हैं। कानपुर में मुंशी ने होमगार्ड को पीट दिया है। मुंशी ने होमगार्ड को गालियां भी दी है। मामूली सी बात पर होमगार्ड से कहासुनी हुई और ये पूरा मामला थाना काकादेव परिसर का बताया जा रहा है, जहां पर मुंशी ने होमगार्ड को पीट दिया। तो बताया जा रहा है कि जो होमगार्ड को पीटा है, मुंशी ने होमगार्ड को गालियां भी दी हैं। मामूली सी बात हुई थी, किसी बात को लेकर मुंशी ने होमगार्ड को पीट दिया।
और आगरा के डौकी इलाके में एक सिपाही ने एक ठेले वाले पर बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसका वीडियो अब सामने आया है। आरोप है कि सिपाही वसूली करने पहुंचा, लेकिन लोगों ने विरोध किया तो सिपाही ने ठेले वाले पर बंदूक तान दी और जान से मारने तक की धमकी देने लगा। इस दौरान थप्पड़ मारते भी दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को बनाकर लोगों ने वायरल कर दिया, जो अब सामने आया है। अभी पता चल जाएगी। और प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूट्यूब हीरा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुलदाबाद थाने में हीरा खान से पूछताछ हो रही है। हीरा खान पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। हीरा खान ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया था, जिसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ था। सोमवार को हीरा खान के खिलाफ खुलदाबाद थाने में आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर हीरा खान को गिरफ्तार भी कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला हिंदू देवी देवताओं के प्रति अत्यंत अभद्र, अशोभनीय एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करते दिख रही थी। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद प्रयागराज के थाना खुलदाबाद में उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी अराजक तत्वों को मैं सावधान कर दूं कि जो कोई भी किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रयास करेगा या दो वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने का प्रयास करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कौशांबी में रजिस्ट्री दफ्तर से लेकर एसपी ऑफिस तक एक परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल मंझनपुर तहसील के रजिस्ट्री ऑफिस में बहू और बेटों को बगैर बताए ससुर गांव के ही एक व्यक्ति को जमीन का पैमाना करने आए थे। इस बात की भनक बहू और बेटों को लग गई। वो रजिस्ट्री दफ्तर पर पहुंच गए और ससुर के साथ साथ खरीदार से भी मारपीट करने शुरू कर दी। मारपीट में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। फिलहाल एएसपी समर बहादुर सिंह ने मंझनपुर कोतवाल को मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन के आदेश भी दिए। और मौलाना साद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने के आरोपों के बाद विवादों में आए साद पर बिजली बिल नहीं भरने का आरोप है। खबर है कि करीब 27 लाख रुपए का बिल बकाया है। इसके साथ ही पानी का बिल और साद ने प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं भरा है। खबर है कि 2015 में केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से मौलाना साद ने पैसा देना उचित नहीं समझा। इस वक्त में मैं निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मुख्यालय के ठीक बाहर हूँ। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 8 फ्लोर का बना हुआ तबलीगी जमात का मुख्यालय है। अगर इस मुख्यालय की अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले 5 सालों के दौरान तकरीबन 2015 से लेकर अभी तक इस बिल्डिंग का जो बिजली बिल है वो तकरीबन 27 लाख रुपए का बनता है, जो अभी तक चुकाया नहीं गया। जल बोर्ड की अगर बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड का जो है वो भी काफ़ी बकाया है, जो अभी तक चुकाया नहीं गया। प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें वो भी नहीं चुकाया गया। यानी कि अब तक फ्री कनेक्शन यहाँ पर चलता रहा। तमाम जो दस्तावेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो इस उससे संबंधित हैं, बिजली बिल का कनेक्शन, पानी बिल का कनेक्शन, उन तमाम कनेक्शंस को बाकायदा यहाँ देखा जा सकता है। ये तमाम वो दस्तावेज बताते हैं कि क्या कब से है, कब से ये चला आ रहा है, कब से ये तबलीगी जमात का ये मुख्यालय बना, किस तरह से बाकायदा इसका मालिकाना हक किसका रहा। और इसके साथ ही जो अगर बिल की बात करें तो ये तमाम वो दस्तावेज हैं, बिल के दस्तावेज हैं, उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। एक तरह से ये दस्तावेज साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरह से तकरीबन 27 लाख रुपये का बकाया है। लेकिन अभी तक इस मामले में दिल्ली ना जल बोर्ड की बात करें या बिजली विभाग की बात करें, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं ये मामला दिल्ली सरकार पे भी एक बड़ा सवाल उठाती है। हालांकि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी तफ्तीश कर रही है, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच भी तफ्तीश कर रही है। लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिस पर ध्यान अभी तक दिल्ली सरकार का नहीं गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी सक्रिय राजनीति में आने के बाद से ही लगातार यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा मुखर रही हैं। वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलती रही हैं। आज भी उन्होंने अपने 2 ट्वीट के जरिए बलिया में पत्रकार हत्या और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। यूपी में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर विपक्ष आक्रामक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ट्वीट कर निशाना साधा गया और आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन में दर्जन भर मर्डर हो गए। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दुगुना स्पीड में भागने लगता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये उत्तर प्रदेश में केवल 2 दिनों का अपराध का मीटर है। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ट्वीट किया जिसमें प्रदेश में क्राइम के विस्तृत आंकड़े और उस पर कार्रवाई की बात भी लिखी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये ध्यान देना जरूरी है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ 24 करोड़ की जनसंख्या रहती है, इसलिए अपराध का कारण और कार्रवाई दोनों जानना चाहिए। और वहीं बीएसपी चीफ मायावती भी आज आक्रामक दिखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। साथ ही मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं से पीड़ितों से मिलने की भी उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। मायावती ने आज दिल्ली स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में आपराधिक वारदातें हो रही हैं, उस स्थिति में उनका हर जगह पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए पार्टी वारदातों की संवेदनशीलता को देखते हुए नेताओं को पीड़ितों से मिलने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान भाजपा सरकार दुखी व पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय उनके मामलों को ज्यादातर दबाने का ही प्रयास करती रही है। वहीं मायावती ने नीट और जेईई परीक्षाओं पर केंद्र और राज्य से जरूरी कदम उठाने की अपील की है। मायावती ने कहा कि अभी कोरोना है और सभी स्कूल बंद हैं। केंद्र व राज्य सरकारों से भी मेरी खास अपील है कि वे इन परीक्षाओं की हर प्रकार से ऐसी तैयारी व व्यवस्था करें जिससे देश के भविष्य ये छात्र पूरी तरह से सुरक्षित रहें। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि वो प्रदेश में होने वाले अपराधों को विधानसभा में उठाएंगी। और अमेठी से खबर है, यहां पर ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तातरपुर की घटना बताई जा रही है। और मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बेकाबू क्रूजर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 15 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर है कि आगरा से दिल्ली जाते वक्त यह हादसा हुआ। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 2 हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। अमेठी में ट्रैक्टर ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचल दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई, जबकि मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के पार बेकाबू वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में भी 3 लोगों की मौत हो गई। 2 तस्वीरें जहां पर एक तरफ 2 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरी घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर संसद का मॉनसून सत्र है कि सूत्रों के अनुसार जो तारीख तय की गई थी, खबर है कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच संसद सत्र चलेगा। बिना अवकाश के संसद की कार्यवाही चलेगी। सुबह एक हाउस और शाम को दूसरा हाउस लगेगा। रोजाना 4 घंटे तक संसद सत्र चलेगा। तो संसद की मॉनसून सत्र की तारीख तय हो गई है और दोनों सदनों को चलाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि एक सदन सुबह और एक सदन को शाम में चलाया जाएगा। और ब्रेक के बाद खबर अब गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के मोदी नगर में कल अक्षय सांगवान की हत्या मामले में बीजेपी विधायक के पति का नाम अब सामने आया है। आरोप है कि बीजेपी विधायक मंजू सिवाच के पति डॉक्टर देवेंद्र सिवाच का हत्या में शामिल होना है, जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है गाजियाबाद के बीजेपी विधायक मंजू शिवाच के पति डॉक्टर देवेंद्र शिवाच पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। दरअसल कल मोदीनगर में अक्षय सागवान नाम के युवक की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने देवेंद्र शिवाच पर हत्या का आरोप लगाया है। और जौनपुर के बक्शा थाना के उमरपुर गांव में तालाब में नहा रहे दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव को बाहर निकाल लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा है। फिरोजाबाद में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। शिकोहाबाद क्षेत्र के लीवर कॉलोनी में स्थित इस ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और मेरठ से खबर है, यहां पर लिफ्ट में एक लड़के के लिए जान पर आफत बन गई। गंगानगर स्थित एक अपार्टमेंट में क्षितिज नाम का ये लड़का लिफ्ट में फंस गया। लगभग 1 घंटे तक क्षितिज लिफ्ट में अंदर फंसा रहा। क्षितिज बार बार लिफ्ट के अंदर से चिल्ला रहा था, जिसके बहुत देर बाद शख्स ने उसकी आवाज सुनी, क्योंकि वो बगल से वहां से गुजर रहा था और फिर किसी तरह से इस लड़के को बाहर निकाला जा सका। मुश्किल रहा इसकी कंडीशन को फेस करना सर, बट था कि निकल जाऊंगा कैसे ना कैसे करके, कभी ना कभी तो निकलूंगा सर। शुरू के थोड़े टाइम तो यूँ सोच लिया कि खुद खुल जाएगी लिफ्ट, कोई ना कोई आ जाएगा। फिर सर थोड़ी टाइम फिर मैंने अलार्म बजाया। फिर मुझे अलार्म में कम से कम 30-35 मिनट लगी लगातार बिना रुके बजाने पर। फिर कोई आया सर, फिर दीदी ने मदद करी थी सर मेरी। 5-5 मिनट बाद कर रही थी ऊपर नीचे। जब मैं लिफ्ट को बंद करने की कोशिश करता, क्योंकि जब लिफ्ट का अंदर वाला गेट बंद होता है तब लिफ्ट खुलती है, पूरा बंद होता है, और वो खुला हुआ था गेट। तो जैसे मैंने उसे बंद करने की कोशिश करी तो ऊपर जाती, फिर जैसे मैं छोड़ देता वहाँ रुक जाती, फिर बंद करते फिर एकदम नीचे आती स्पीड में, फिर छोड़ता फिर वहीं अटक जाती थी, रुक जाती थी। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर निगोहा ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। स्मैक के लती सुनील ने की थी 3 हत्याएं। बुजुर्ग दंपत्ति के घर में घुसकर ईंट से हत्या की। 18 अगस्त की रात को सोते समय यह हत्या की गई थी। अपमान का बदला लेने के लिए नशे में यह हत्या की गई। हत्यारे को पड़ोस के चौकीदार ने पहचान लिया था। पहचान उजागर ना हो पाए इसलिए चौकीदार को भी मार डाला। तो ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला।